आज बहुत खुश है प्रदेश का युवा। कल तक जो बेरोजगारी से परेशान थे, आज कमा रहे हैं पैसा। और ये सब मुमकिन हो पाया है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से। जी हाँ, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ने शिक्षित बेरोजगार लाखों युवाओं के सपने किए हैं पूरे। इस योजना का लाभ लेकर कोई अपना व्यवसाय कर रहा है तो किसी को मिली है नौकरी, यानी बेरोजगारी की समस्या का हुआ है समाधान। आज प्रदेश के युवा खुश है क्योंकि वो बन गए हैं आत्मनिर्भर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से। नमस्ते, मेरा नाम जितेश्वरी खरे है। मैं ITI बेस पे हूँ। सीखो कमाओ योजना में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं अभी बालाघाट के DC सरेखा 1 में कार्यरत हूँ। अब मुझे यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम दिया गया है, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। इसके पहले सीखो कमाओ योजना के आने के पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत थोड़ी कमज़ोर थी इससे, लेकिन इस सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आने पर मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो चुका है। और इसके लिए हमें यहाँ पे काम भी सिखाया जा रहा है और पेमेंट भी दी जा रही है। इसलिए मैं मामा जी का बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चुमेश मानोटकर है। मैं ग्राम जाम में रहता हूँ। मेरा चयन मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत टाउन ऑफिस में हुआ है और प्रशिक्षण अधिकारियों के द्वारा जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है काम, और इससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। साथ साथ में मुझे स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। अतः मैं मुख्यमंत्री मामा जी का धन्यवाद करता हूँ। सहायक अभियंता बालाघाट शहर। कमाल है ना। हमारे यहाँ पे बालाघाट शहर के अंदर मुख्यमंत्री कमाओ योजना के अंतर्गत 3 बच्चों की पोस्टिंग हुई, जो हमारे द्वारा यहाँ पर उनको काम सिखाया जा रहा है और उनसे काम भी लिया जा रहा है। अच्छे लड़के हैं, अच्छे बच्चे हैं, मतलब उनको एक अच्छी पहल है एक तरीके से, जो उनको सीखना भी है और सीखों के साथ कमाना। एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें हम उनको काम सिखाते हैं, कैसे कंज्यूमर से बात करना है, कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे अटेंड करनी है, या लाइन से रिलेटेड सारे नॉलेज देकर फिर उनसे काम करना है। दिव्यांगों की मदद के लिए सरकार भले ही कई योजनाएं चलाने का दावा कर रही हो, लेकिन इसका लाभ कितना पहुंच रहा है, इस पर गौर करने वाला आज कोई नहीं है। देखने को यह मिल रहा है कि जिले में ऐसे कई दिव्यांग हैं जो आज तक जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला जनपद पंचायत बालाघाट अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अरनामेटा का है, जहां पर 2 विकलांगों को आज तक किसी भी प्रकार की शासन की योजना का लाभ नहीं मिला है एवं उनके परिजनों द्वारा शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटते काटते और उनके बेटे विकलांग में से एक बेटे की मौत भी हो चुकी है, परंतु आज तक उन्हें आर्थिक सहायता शासन से नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि भले ही शासन प्रशासन के द्वारा दिव्यांगों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है, किंतु यह योजनाएं अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक आखिरकार पहुंच ही नहीं पा रही है एवं इसमें काम करने वाले संबंधित विभागों द्वारा जरूरतमंद हितग्राही या दिव्यांगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते आज भी दिव्यांग के परिजन पंचायत एवं शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। जनपद पंचायत बालाघाट अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अरनामेटा के ग्राम तीखाखरी निवासी टेकचंद नेवारे के बेटे प्रवीण नेवारे उम्र 17 वर्ष की जन्म के 5 वर्ष बाद से ही विकलांग हो गए हैं एवं आज 17 वर्ष की आयु होने के बाद भी उन्हें अब तक शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, जबकि उनके द्वारा अनेकों बार शासन प्रशासन के चक्कर लगाए गए हैं और अपने बेटे के लिए शासन की योजनाओं से आर्थिक मदद मांगी गई, किंतु आज तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए टेकचंद नेवारे ने क्या बताया, आइए जानते हैं। ये 5 साल के बाद हुई सर। ऐसे हुई है तो इनके लिए अभी तक के आपने क्या क्या प्रयास किए शासन की योजना को लेकर के? शासन की योजना में हमने पूरा प्रयास किए, लेकिन हमें शासन से मतलब हमारे जो पंचायत के जो ये हैं सरपंच साहब और
अपने ये सचिव साहब, इनको हमने कई बार फार्म दे चुके और सब चीज़ दे चुके। इनने हमारे बच्चों के लिए इनने मतलब कोई लाभ उन्हें दिया। अच्छा, तो अभी कोई शासन की योजना का लाभ मिल रहा है कि इनको? कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। ये एक ही बेटे थे क्या और एक थे? एक बच्चा था, वो पिछले साल रक्षाबंधन के 2 दिन पहले उसकी डेट हो चुकी। वो भी विकलांग थे क्या? जी हाँ, वो भी विकलांग। वो कितने साल की उम्र में एक्सपायर? 18 साल के बाद में उसकी डेट हो चुकी। तो उन्हें कोई योजना मिली थी क्या? उन्हें भी नहीं मिली। तो आपने क्या प्रयास नहीं किए? के लिए इसके पहले जो है इन लोगों से हमारी चर्चाएं हुई थी कि बोले पंचायत के सचिव वगैरह जो बोले कार्रवाई कर रहे हैं, हो जाएगा। ये 1 साल से इस चर्चा को इन लोग करते रहे। हमने कहा ठीक है। फिर आज सुबह मेरे को मिले, मैंने कहा कैसा? मैंने कहा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बोले काका जी आज तक कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, हम परेशान हैं। एक लड़का तो बोले हमारा इसी मर गया, बोले दूसरा लड़का को भी आज तक शासन की योजना का लाभ नहीं मिला है, कैसा करें? मैंने कहा आज तुम मेरे साथ में बालाघाट चलो, जनपद की बैठक है, मैं वहाँ पे जो है जनपद के संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से बात करता हूँ और तुम्हारा काम को बिल्कुल करवाऊंगा। ये जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पांडुतला के बाजार चौक में पिकअप की चपेट में आने से एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक नत्थू सिंह पिता जेठू सिंह मरावी, उम्र 65 वर्ष, महुआटोला ग्राम पांडुतला निवासी है। गढ़ी पुलिस ने इस वृद्ध की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार नत्थू सिंह के परिवार में पत्नी, 4 बेटे और 4 बेटी हैं। चारों बेटियों की शादी हो चुकी है और नत्थू सिंह अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी का कार्य करता था। इसके अलावा वह पांडुतला बाजार में पल्लेदारी का भी काम करता था। बताया जा रहा है कि 21 सितंबर को पांडुतला का बाजार था, जहां पर नत्थू सिंह पल्लेदारी सामान ढोने का काम के लिए गया हुआ था। 11 बजे करीब नत्थू सिंह पिकअप से सामान उठा रहा था, तभी पिकअप के चालक ने बिना देखे पिकअप को रिवर्स कर दिया, जिससे नत्थू सिंह पिकअप के धक्के लगने से वहीं गिर गया और वह पीछे के पहिए में दब गया, जिससे उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने पर गढ़ी थाने के सहायक उप निरीक्षक चंद्र कुमार अहिरवाल ने पांडुतला बाजार चौक से मृतक नत्थू सिंह की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। सहायक उप निरीक्षक श्री अहिरवाल ने मर्ग जांच उपरांत पिकअप के चालक के विरुद्ध 304A भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जिले में चलाया जा रहा विशेष कॉम्बिंग गश्त अभियान के तहत 21 सितंबर को जिले के 9 स्थायी वारंट, 87 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। वहीं जिला बदर 11 आरोपी, 89 निगरानी बदमाश और 84 गुंडा बदमाश भी चेक किए गए। यह पूरी कार्यवाही 185 पुलिस बल द्वारा की गई। 21 अगस्त की रात्रि पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैयर विनोद मीणा के सक्रिय मार्गदर्शन में कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया था। उक्त अभियान में 6 राजपत्रित अधिकारी समस्त थाना प्रभारी एवं स्वयं क्षेत्र में जाकर थाने के बल के साथ कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्र में निवासरत छुपे हुए जिला बदर गुंडे एवं निगरानी बदमाशों की चेकिंग सहित स्थायी फरारी एवं गिरफ्तारी वारंट को अधिक से अधिक संख्या में तामील करने का प्रयास किया गया। आगामी त्योहारों, विधानसभा चुनाव, जिले में संभावित वीआईपी भ्रमण एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बालाघाट पुलिस के द्वारा सतर्कता बरती जा रही है एवं भविष्य में इस प्रकार के किसी भी प्रकार के अभियान चलाए जाते रहेंगे, जिससे गुंडा बदमाशों तथा सामाजिक तत्वों को अशांति फैलाने से रोका जा सके। केवल बालाघाट जिला ही नहीं, प्रदेश सहित पूरे देश में ठग गिरोह सक्रिय है, जो तरह तरह के लालच का प्रलोभन देकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। लेकिन शुक्रवार को एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को करोड़ों रुपए की गोल्ड का लालच देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली है, जिसकी शिकायत दोस्त ने पुलिस अधीक्षक से की है। लेकिन शुक्रवार को एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्तों को करोड़ों रुपए के गोल्ड का लालच देकर दोस्तों के लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली है, जिसकी शिकायत पीड़ित दोस्त ने ज्ञापन सौंपकर पुलिस अधीक्षक से की है।
धोखाधड़ी का यह ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम भटेरा चौकी का बताया जा रहा है, जहां पर भटेरा चौकी निवासी रानू पिता राजेंद्र कुमार माहुले उम्र 38 वर्ष के साथ यह धोखाधड़ी बालाघाट निवासी उसी के परिचित दोस्त के द्वारा की गई है, जहां पीड़ित ने करीब 10 लाख रुपए से अधिक धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है और उन्हें उनका पैसा वापस दिलाने और गोल्ड के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले परिचित दोस्त के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग की है, जहां पर उन्होंने उक्त मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाते हुए इंसाफ नहीं मिलने पर गलत कदम उठाने की भी चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार धोखाधड़ी करने वाले युवक का नाम योगेश पिता गणेश पटले है, जो बालाघाट में ही रहता था, जिससे उसकी जान पहचान थी और वह दोस्त जैसा बन गया था। वहीं परिचित दोस्त वर्तमान समय में नागपुर रहता है, जिसने पीड़ित रानू माहुले को बताया था कि वह जेट एयरवेज में काम करता है, जिसके चलते पीड़ित ने उसे हवाई यात्रा से भारत भ्रमण के लिए टिकट कराने कहा था, जिसके बाद वह परिवार के टूर के लिए रानू ने आरोपी योगेश पटले के खाते में 3 लाख रुपए 2 मार्च 2019 को डाला था, जिसके बाद आरोपी ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। जिसके कुछ दिन बाद उससे बातचीत हुई थी तो उसने बताया कि वह राशि खर्च हो चुकी है और वह राशि वापस नहीं कर सकता, जिसकी भी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की थी। पीड़ित के अनुसार 2 जुलाई 2023 को पुनः आरोपी योगेश पटले का फोन उसके फोन में आया और कहा कि एक पार्सल कस्टम विभाग नागपुर के द्वारा जब्त कर लिया गया है, जिसमें 40 किलो सोने की बिस्किट है, जिसकी कीमत 7 करोड़ से अधिक की है, जो भारतीय रिजर्व बैंक नागपुर में जमा है, जिसे छुड़ाने के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। यदि वह उसे 10 लाख रुपए दे देता है तो उसे पुराने सहित पूरे अधिक पैसे लौटा देगा। इसके लिए उसने गोल्ड के बिस्किट के फोटो, नगद राशि की फोटो के साथ कस्टम विभाग के दस्तावेज व भारतीय रिजर्व बैंक के कंसाइनमेंट बॉक्स भी भेजा, जिसके चलते ही पीड़ित ने बाजार से कर्जा लेकर उसे 4 लाख रुपए दे दिए। लेकिन इस बार भी आरोपित ने उसके साथ धोखाधड़ी की। पीड़ित ने बताया कि वह इसकी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद ही उसने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित के अनुसार उसने मामले की शिकायत कई बार थाने में की है, लेकिन 2 से 3 बार पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन सौंप दिया गया है, लेकिन मामले की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिस पर पीड़ित रानू माहुले ने इंसाफ नहीं मिलने पर गलत कदम उठाने की चेतावनी दी है। धोखाधड़ी हुई मेरे साथ, किस तरीके की? गोल्ड बिस्किट पड़ी हुई है आरबीआई में। अच्छा, उसको छुड़वाने के लिए 10 लाख रुपए लग रहा है मुझे। ऐसा मतलब एक मेरा परिचित ही था। क्या नाम है उनका? योगेश पटले। कहाँ रहते हैं? नागपुर में रहने वाला, वो बालाघाट का ही है और नागपुर में वो एक्चुअल अभी रह रहा है। उसके बाद पैसे लेके गया यहाँ से कोर्ट में पेशी करके, मुझे ज़रूरत है, मैं 15 मिनट में पैसे दे तो रिटर्न हो जाऊँगा, और ना पैसे दिया और फोन करके बस टोटल बंद कर दिया। कितने लाख की धोखाधड़ी की? करीब वो 7-8 लाख रुपए मैंने छूट दिया। गया तो मेरे कम से कम समझ लीजिए 8-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा में नगद में मार्केट से उठा के दे दिया। उसके जो मैंने मेरी पत्नी, उसके ब्याह पे मेरी पत्नी बच्चों से झगड़ा करके वो मेरी पत्नी अलग जबलपुर चली गई है मैके में। अच्छा, तो क्या लालच दिया था आपने? लालच ये दिया था कि भाई 15 मिनट में पैसे दूंगा और जो बोलेगा रकम मैं तेको दे दूंगा, फिर तू मुझे आराम से लौटा देना। इस टाइप से मुझे एक प्रलोभन दे के पैसे ले गई है। केवल पढ़ाई लिखाई या रंगमंच ही नहीं, बल्कि अन्य विधाओं के साथ साथ खेलों में भी बालाघाट जिला संपूर्ण मध्य प्रदेश में अग्रणी रहा है, जहां विभिन्न खेल विधाओं के खिलाड़ियों ने न सिर्फ बालाघाट जिला बल्कि राज्य या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने खेल का प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। बावजूद इसके भी खिलाड़ी आए दिनों अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ा रहे हैं। इधर कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में देखी जा रही अव्यवस्था अब भी कायम है, जिसका एक नज़ारा शुक्रवार को मुन्ना स्टेडियम में देखने को मिला, जहां पर मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, जिसके पहले दिन आयोजन स्थल पर भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली।
खेलो एमपी यूथ गेम्स के तहत आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 18 खेलों के आयोजन किए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां 2 दिनों तक खेल संपन्न कराने के लिए शासन से करीब 3,50,000 रुपए दिए गए हैं। बावजूद इसके भी जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता पानी और कीचड़ से भरे मैदान में संपन्न कराई जा रही है। वहीं आयोजन में अन्य अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि यहां से प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों का चयन उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। वहीं विभिन्न खेल विधाओं के लिए जिला स्तरीय टीम बनाई जाएगी जो संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी, जहां संभाग स्तर में भी खिलाड़ी का चयन कर उन खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन मुन्ना स्टेडियम में कराई जा रही इस प्रतियोगिता में खेल मैदान की भारी कमी खल रही है, जहां पर दौड़ और हॉकी जैसी प्रतियोगिता पानी और कीचड़ भरे मैदान में कराई जा रही है। जहां खेल के दौरान कुछ बच्चे चोटिल हुए तो कुछ खिलाड़ी फिसलकर मैदान पर गिरते हुए नजर आए। भाई आउट हो गई, आओ दौड़ रहे हैं। जिनकी प्रशिक्षकों की ड्यूटी वहां है, कोऑर्डिनेटर में घास रहती है, मतलब प्लास्टिक अलग रहती है। इसमें क्या दिक्कत होगी कि जैसे आप लोग खेलेंगे तो? इसमें खेलते नहीं बनता। कहाँ से हो आप लोग? यहीं से। सभी को प्रॉब्लम जा रही है, सिर्फ आप ही लोग को प्रॉब्लम जा रही है? नहीं, मतलब जितने हॉकी वाले ना। क्या नाम है आप लोगों? यस, क्या नाम? यस राव। और आपका? वो कोच कौन है? करना पड़ा सर एक्चुअल में क्या है कि जैसे ऊपर से प्रोग्राम डिसाइड है कि हमको इस बीच कराना ही है, डेट डिसाइड है, तो मजबूरी में अभी ग्राउंड पानी गिर रहा है सडनली, और कल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई जिसकी वजह से ग्राउंड और ज़्यादा ख़राब हो गया। और पूरे बालाघाट में ही हॉकी के लिए कहीं ग्राउंड ही नहीं है, तो बच्चों को दिक्कत तो बहुत जा रही है, क्योंकि ऐसे में स्टेट और नेशनल लेवल पे जाना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बच्चों को, पर क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कहाँ की टीमें आई हैं आज? सर लालबर्दा से, वारासिवनी से और बिरसा से जी, और बालाघाट की भी होगी। और बालाघाट। अच्छा, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, अभी देखने में मिल रहा है कि कुछ लोग लग गया उनको, तो इसके लिए कोई सुविधा, किसी सुविधा या स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ कोई टीम नहीं आई क्या? स्वास्थ्य विभाग सर वहाँ होगी ऑफिस में, यानी आई होगी क्या? आई है सर। मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, और लास्ट ईयर इसी वर्ष हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ, उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में खेलो एमपी यूथ गेम्स आयोजित हो रहे हैं। और ये हमारे आयोजन सभी ब्लॉक स्तर पर सिलेक्शन ट्रायल और जिला स्तर पर सभी ब्लॉक लेवल के खिलाड़ी आज कुल 18 खेलों में यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। यह प्रतियोगिता हमारी खेलो एमपी यूथ गेम्स की 2 दिवस चलेगी, 22 और 23। यहाँ से हमारे जो खिलाड़ी हैं सभी ब्लॉक लेवल के जो उत्कृष्ट प्लेयर होंगे वो फिर संभाग स्तर के लिए चयनित होंगे। ये जो हमारी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है इसमें हमारे सभी खेल संघ के पदाधिकारी और हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के स्पोर्ट्स टीचर और कॉलेज के स्पोर्ट्स ऑफिसर और सभी खेल विभाग के संबंधित सभी कर्मचारी और अधिकारी इस प्रतियोगिता में सहयोग प्रदान करेंगे। सर, ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो पहली बार शामिल किए हैं और कितनी टीमें आई हैं? क्या आप आई हैं उन खेलों में टीमें? देखिए, जो हमारे ब्लॉक लेवल के प्रचलित खेल हैं, जैसे अब मान लीजिए लॉन टेनिस है, तो लॉन टेनिस हमारे जिला स्तर पर ही है, किसी ब्लॉक में सुविधा नहीं है, तो जिले से ही सिर्फ हमारी टीम संभाग स्तर पर जाएगी। बाकी सारे जो हमारे 18 खेल हैं, टोटल 24 खेल खेलों की यूथ गेम्स में लिए गए हैं। 6 खेल हमारे सीधे राज्य स्तर पर फेडरेशन के माध्यम से, सिलेक्शन के माध्यम से, तो वो डायरेक्ट राज्य स्तर पर खेलेंगे। लेकिन 18 खेल जो हमें निर्देश हैं, 18 खेल हमारे जिला स्तर पर आयोजित करने के लिए, जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, योगा, जूडो,
वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, आपका शतरंज, ऐसे कुल 18 खेल हैं जो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित हो रहे हैं। सर जैसे कि हॉकी प्रतियोगिता भी है, सामने दिख रहा है कि मैदान पूरा गीला पड़ा है, ऐसे में बच्चे हॉकी खेल नहीं पा रहे हैं। चूँकि यहाँ पे हमारे पास में हॉकी के प्रशिक्षक हैं, उनसे कल चर्चा हुई थी। चूँकि हमारा स्टेडियम अभी निर्माणाधीन है और इसके अलावा जो रेंजर कॉलेज था वहाँ पर हमारा प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ भी काफ़ी अधिक घास और ऊंचा नीचा होने के कारण में फिर हमने अपने कोच से, एक्सपर्ट से उनसे राय लिए, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ हमारा हॉकी प्ले हो जाएगा, तो इसलिए आज हमने मिलन स्टेडियम चुना। सर वारासिवनी में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के द्वारा कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022-23 संचालित की गई थी, जिसकी अंक सूची का वितरण वर्तमान तक नहीं हुआ है। इसी कड़ी में जनपद शिक्षा केंद्र वारासिवनी अंतर्गत करीब 5000 से अधिक विद्यार्थियों के द्वारा कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा दी गई थी, परंतु उनके वर्तमान में भी नेट से निकली मार्कशीट के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। ऐसे में पालकों व संस्था प्राचार्यों के द्वारा जनपद शिक्षा केंद्र के चक्कर लगाए जा रहे हैं कि उनके बालक बालिकाओं की अंक सूची कब तक आएगी, परंतु इसका जवाब देने में अधिकारी भी असमर्थ नजर आ रहे हैं। यहाँ यह बताना बिल्कुल लाजमी है कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के द्वारा अंक सूची का फॉर्मेट जनपद शिक्षा केंद्र वारासिवनी और बालाघाट जिले में उपलब्ध कराया गया है, जिसे स्थानीय बीआरसी कार्यालय के द्वारा ऑनलाइन से छात्र छात्राओं के नाम एवं अन्य जानकारी सहित अंक प्रिंट किए जाने हैं। ऐसी स्थिति में जो फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है उसमें प्रिंट करने के दौरान अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो वहीं आवश्यक अंक सूची से भी कम अंक सूची के कागज राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भेजे गए हैं। इसके संबंध में उचित निर्देश नहीं होने से समस्या यथावत बनी हुई है, जिससे स्थानीय स्तर पर अंक सूची जिसे प्रिंट किया जाना है वह कार्य अभी बंद पड़ा हुआ है। जहां एक और शासन प्रशासन के द्वारा बढ़ेगा इंडिया का नारा बुलंद किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नारा बुलंद करने वाली सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए सामग्री तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिससे हजारों बच्चों के शैक्षणिक कार्यों में रुकावट आ रही है। ताजा मामला नगर मुख्यालय की शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट का है, जहां पर अध्यापन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए किताबें सहित अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो वहीं छात्र छात्राएं बाजारों से पुस्तक लेने के लिए मजबूर है। छात्रों ने बताया कि शैक्षणिक सत्र चालू हो चुका है और 3 माह भी बीत चुके हैं। हम लोगों के द्वारा अपनी कक्षाएं भी लगाई जा रही है, लेकिन लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं मिलने के कारण हमारे अध्यापन कार्य करने में रुकावट हो रही है, जिसके चलते हम लोग काफ़ी परेशान हैं। जब भी जानकारी ली जाती है तो उनके द्वारा अभी नहीं होने की बात कही जाती है और 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करवा दिए जाने का आश्वासन भी दिया जाता है, उसके बाद भी पुस्तक अभी तक नहीं मिली। लाइब्रेरी से सर हम 3 बार गए थे, जिसमें फर्स्ट में बोले थे 1 मंथ लगेगा, सेकंड बार गए तो 15 दिन बोले थे और अभी उसको 7 दिन हो गया है, अब 7 दिन बाद फिर जाएंगे। अच्छा, मतलब समय पे समय देते जा रहे हैं, लेकिन हाँ समय पे समय देते जा रहे हैं। अभी अब इस बार फाइनल है, अब इस बार देखते कब तक के देते हैं, वैसा हम बताएंगे फिर। अच्छा, मतलब कॉलेज खुले हुए आप लोग के कितने महीने हो गए? कॉलेज खुले तो सर 3 महीना करीब हो चुका है और उसके बाद से हमारी क्लासेज जो है गणित की लगातार चल रही है और उसके अलावा जो फिजिक्स की है ये 3 क्लास लगी है अभी तक, जिसमें से हमने 1 अटेंड की है, उसके बाद बाकी नहीं हो पाई है और केमिस्ट्री की भी नहीं हो पा रही है। जियोलॉजी की आज मैम से बात की तो उन्होंने बोला कि करेंगे, बाकी सब शिक्षा पेपर चल रहे तो उनमें फंसे हुए बता रहे अपना कारण। अच्छा, जैसे जिससे भी अगर लाइब्रेरी की अगर पुस्तक अगर मिल जाती तो आप लोग उससे पढ़ाई करते कि नहीं करते? हाँ, उससे कर पाते सर, और क्या है अभी हमको सही मार्गदर्शन भी नहीं मिल पा रहा है और हम अपने पैसे से खर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि गलत बुक ना ले लें। अगर लाइब्रेरी से मिल जाती तो हमें उससे थोड़ा मदद। ST/SC वालों को मिल गई, OBC वालों के लिए कह रहे हैं कि अभी आई नहीं है सर। तो 3 माह हो चुका है कॉलेज खुले हुए, आप लोग कॉलेज में रेगुलर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रही, क्या लग रहा है आपको? सर उसका तो हमें कुछ पता नहीं सर। कुछ असर पड़ रहा है पढ़ाई में इससे? हाँ सर, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं सर ठीक से, हमारे पास सही वो नहीं है गाइडेंस वगैरह। और क्लास वगैरह लग रही कि नहीं लग रही है? क्लास सर मैथ्स की लग रही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की नहीं लग रही है सर। अच्छा, अब ऐसा लगता नहीं कि जैसे पुस्तक न मिलने के कारण काफ़ी पिछड़ रहे हो आप लोग? हाँ सर, वो तो लग ही रहा है सर। तो आपने बताया, बोले नहीं कि प्राचार्य महोदय से? सर नहीं, अभी तक तो नहीं है। बस सिर्फ लाइब्रेरी में? जी सर। क्या बोलते हैं लाइब्रेरी वाले? सर अभी टाइम में बैठ रहे हैं सर, 15 दिन का टाइम दिया सर उन्होंने। एडमिशन जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनको 3 माह बीतने के बाद भी पुस्तक नहीं मिल पा रही है।
फर्स्ट ईयर के बच्चे तो अभी क्लास में आ रहे हैं, शुरू हुए हैं और अभी एडमिशन की प्रक्रिया भी अभी जारी है, आखिरी चरण में है। और जो हमारे पुराने बच्चों को किताबें वितरित हो गई है तो वो अभी उनके पास रखी हुई है, वो उनकी परीक्षा हो जाएगी तो वो किताब वापस करेंगे और उसके बाद उनको किताबें मिल जाएगी। सर सेकेंड ईयर की परीक्षा तो अभी तक तो हो जाना था, अब सेकेंड ईयर की परीक्षा हो जाना था, थर्ड ईयर की भी हो जाना था, लेकिन अब ये विश्वविद्यालय का शेड्यूल जो है वो है और विश्वविद्यालय ये अपने हिसाब से परीक्षा करा रहा है, तो 2-3 महीने हम लेट चल रहे हैं मतलब अपने शेड्यूल से। सर जिस तरीके से अभी मतलब बच्चों को पुस्तकों की काफ़ी ज़रूरत है, पर उनका कहना भी आ रहा है कि अभी हम लोग पढ़ाई फर्स्ट ईयर के बच्चों को अभी क्लास उनकी लग रही है, कुछ बच्चे अभी आना शुरू हुए हैं और हमारे पास में कोई किताबों का होना बहुत ज़रूरी नहीं है। हमारे पास में सारे जो सब्जेक्ट हैं NEP के उनके ई कंटेंट भी हैं और ई कंटेंट किताबें नहीं भी मिलेगी तो उनको ई कंटेंट प्रोवाइड करा के वो अपने घर में भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक है उसके सबके ई कंटेंट मिलेंगे। थैंक यू। प्रदेश भर में विभिन्न शासकीय अशासकीय संगठनों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की जा रही है, तो वहीं प्रदेश सरकार से नाराज अन्य संगठन भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अब प्रेरक शिक्षक संघ का नाम भी जुड़ चुका है, जिन्होंने वर्षों से लंबित अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर शुक्रवार को अंबेडकर चौक से रैली निकालकर भाजपा जिला अध्यक्ष और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आचार संहिता लगाने के पूर्व ही निष्कासित साक्षरता संविदा प्रेरकों की महापंचायत बुलाकर सेवा बहाली की मांग की है। तो वहीं एक सप्ताह में मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश सरकार के विरुद्ध काम करने की चेतावनी भी दी है। जहां आपको बताएं कि संविदा प्रेरकों की राज्य सरकार के अधीनस्थ संचालित साक्षरता भारत मिशन वर्ष 2012-2013 से वर्ष 2018 के अंतर्गत कार्यरत संविदा प्रेरकों को राज्य शिक्षा केंद्र पत्रानुसार नियुक्ति प्रदान की गई, जिन्हें बिना किसी पूर्व सूचना पत्र के पद से हटा दिया गया। निष्कासित संविदा प्रेरक शिक्षक की सेवा बहाली को लेकर ज्ञापन लगातार राज्य शिक्षा केंद्र एवं मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। तत्संबंध में विभाग द्वारा संविदा प्रेरकों को न तो कोई आश्वासन दिया गया और न ही सेवा बहाल की गई, जिसके चलते संविदा प्रेरक अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने गुहार लगाई है कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न कर्मचारी संवर्गों की महापंचायत बुलाकर उनकी मांग को पूरी की जाए। इसी तारतम्य में संविदा प्रेरकों की भी महापंचायत बुलाकर सेवा बहाली किए जाने की मांग की गई है। सर सेवा बहाली के तहत सर हमारी सरकार सुन नहीं रही है ना, इस वजह से हम अल्टीमेट ज्ञापन सौंप रहे हैं कलेक्टर महोदय को, भाजपा जिला अध्यक्ष को, ताकि हमारी बात सरकार सुन सके और हमारी सेवा बहाली जल्द से जल्द कर सके। क्यों नहीं कर रहे आप लोग? इतने दिनों से मांग कर रहे हो सेवा बहाली को लेकर, कई बार अपने गुहार भी लगाई, आवेदन निवेदन भी दिया, उसके बाद भी आप लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या लग रहा है? सर हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार हमको भूल चुकी है, जबकि हमने साक्षर भारत के तहत प्रदेश को 3 अवार्ड दिलवाए और जिनको लेने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ही गए हैं, है ना, फिर भी हमें भूल गए हैं। कोई ना कोई वजह तो सरकार के तरफ से ही हो रही है, हमारे तरफ से तो कुछ नहीं हो रही, क्योंकि हमने साक्षर करे, किनको साक्षर करे? जो ओल्ड पर्सन है, जो कहना चाहिए अपने लाइफ में नॉलेज रखते हैं और वो सारे प्रकार का नॉलेज रखते हैं, उनको हमने शिक्षित किया है, अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, और सरकार ने हमें ये भी
कहा था कि आप इन्हें शिक्षित कर दीजिए, हमें अवार्ड दिला दीजिए, उसके बाद हम आपके बारे में सोचते हैं। सर 6 साल हो गया, क्या सोच रही सरकार हमारे बारे में? हम मामा जी से सिर्फ इतना अनुरोध करते हैं कि हमारी सेवा बहाली जल्द से जल्द कर दी जाए। अगर नहीं करते तो यदि आचार संहिता के पहले मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो मध्य प्रदेश स्तर के तमाम जो 23,000 निष्कासित बेरोजगार प्रेरक हैं वो अंततः भाजपा सरकार को और मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी को इसके लिए कारण मानते हुए हम इस सरकार के विरुद्ध अपनी मुहिम चलाएंगे। और जैसे हम सड़कों पे आंदोलित हैं वैसे ही सड़कों पर और गांव-गांव में जाकर हम लोग अपने नवसाक्षर और निरक्षरों को सरकार विरोधी मुहिम के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे। अच्छा सर, ये देखा जाए कि आप लोगों ने जितने भी निरक्षर थे उनको साक्षर बनाया, उसके बावजूद भी सरकार आपके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जी, क्यों, क्या वजह लग रही है आपको कि क्या सरकार आप लोगों को भूल गई है? सरकार के पास योजना थी, केंद्र प्रवर्तित साक्षर भारत के बाद एक नव प्रवर्तित योजना थी, नव साक्षर भारत अभियान। केंद्र के पास योजना थी, फंड थी, बजट था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने हमको बेरोजगार कर दिया है। योजना थी, फंड थी, बजट थी, इसके बावजूद भी प्रेरकों को अनुभव रहते हुए और एक लंबे अरसे का इस मिशन में काम का नॉलेज रहते हुए भी उनको बेरोजगार किया है। ये सरकार की हमारे साथ दुराभावनापूर्वक नीति है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो हम लोगों के लिए तो बर्दाश्त नहीं है। यदि अब बेरोजगार प्रेरक सड़कों पे हैं तो हम लोग तो अब साक्षर भारत के प्रेरक अपने तमाम नवसाक्षरों के माध्यम से गांव में चौपाल लगाकर सरकार विरोधी मुहिम में काम करेंगे। और तब लगभग प्रदेश में हम लोगों ने 20 लाख नवसाक्षर लोगों को साक्षर किया है। इनसे हम लोग पैर छूकर गुरु दक्षिणा स्वरूप ये कहेंगे कि हमारे को सरकार ने जिस तरीके से बेरोजगार किया है इसके लिए राज्य सरकार दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है। हम इस सरकार के विरुद्ध काम करेंगे। क्या नाम सर आपका? राजेश लेला है।